Assalamu alaikum to everyone. Welcome to back our online sessions. लास्ट क्लास में सेशन में हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक चल रहा था और उसमें हमने उससे पहले हमने कुछ इंट्रोडक्शन की क्लासेस की, उसके बाद हमने बैंक रिकन्सिलिएशन का एक टॉपिक किया, फिर हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक। याद रखें कि ये सारे टॉपिक्स आपके लाजमी तौर पे पेपर्स का पार्ट बनते हैं और हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का हुआ करता है, तो ये आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये पार्ट है हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। तो लास्ट क्लास का थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करूँगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। लास्ट क्लास में हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मैंने बताया था कि वैल्यूएशन के मीनिंग होते हैं कि किसी चीज़ की वैल्यू कर लगाना, किसी चीज़ की रुपीज़ में बताना वैल्यू। तो दो टाइप की इन्वेंट्री होती है, एक कहलाती है सोल्ड इन्वेंट्री, एक कहलाती है अनसोल्ड इन्वेंट्री। बोथ इन्वेंट्रीज कंटेन यूनिट्स एंड रुपीज़ ऑल्सो एज वेल। तो दोनों में आप अमाउंट में भी अमाउंट में भी फिगर्स बताते हैं, फिगर्स अमाउंट में भी बताते हैं और फिगर्स को आप यूनिट्स में भी बताते हैं। तो ये दो टाइप की आपके पास इन्वेंट्री कहलाती है, सोल्ड अनसोल्ड। ठीक है। जो सोल्ड इन्वेंट्री होती है उसमें मज़ीद हम जो है दो चीज़ों को देख रहे होते हैं। एक चीज़ सोल्ड में हम देख रहे होते हैं कि उसकी कॉस्ट क्या है, दूसरा हम उसमें देख रहे होते हैं कि हमने उसे बेचा कितने रुपए का। और इन दोनों चीज़ों को जब आपस में माइनस किया जा रहा होता है तो वो आपस में माइनस होने के बाद आपकी जो जनरेट करते हैं उसे एक और नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं इसे थोड़ा सा आपको दोबारा से, ये आपके पास इन्वेंट्री, ये आपके पास कहलाती है सोल्ड और एक आपके पास कहलाती है अनसोल्ड इन्वेंट्री। जो आपके पास सोल्ड इन्वेंट्री है इसके दो पार्ट मज़ीद आप कर लें। सोल्ड इन्वेंट्री में एक सोल्ड को हम कहते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल कीमत जितने रुपए की ख़रीदी गई थी उतने रुपए, और एक हम सोल्ड को कहते हैं कि ये हमने फिर उसके बाद बेची कितने रुपए की। जब आप दोनों का फ़र्क निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो वो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। ये लास्ट क्लास का काम हम कर चुके थे, मैंने दोबारा से शॉर्ट में बता दिए। और जो अनसोल्ड है उसका एक और नाम है एंडिंग। ठीक है। एंडिंग फॉर करंट और ओपनिंग फॉर नेक्स्ट पीरियड। इस तरह हमारे पास ये इन्वेंट्री का एक छोटा सा मैंने आपको इसे एलेबोरेट करके नक्शा बता दिया। और दूसरी तरफ हमारे पास फिर उस वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन की मीनिंग इन सब को रुपीज़ में बताना, इन सब को अमाउंट में बताना। ठीक है। अच्छा, इसे मैं थोड़ा सा इसे लास्ट क्लास के मेथड्स वगैरह को आप लोगों को बता दूं कि लास्ट क्लास में जब हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स किए थे, जब सिस्टम पे आए थे, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। नंबर फर्स्ट एक कहलाता है पीरियोडिक और एक कहलाता है परपेचुअल, और फिर एक मेथड्स हमारे पास होते हैं। उनमें एक मेथड कहलाता है हमारे पास फीफो और एक मेथड हमारे पास कहलाता है लीफो और एक कहलाता है हमारे पास एवरेज। ये हमारे पास आम तौर पे ये तीन मेथड होते हैं। ठीक है। तो ये तीन मेथड हमारे पास फीफो, लीफो और एवरेज मेथड कहलाते हैं। और ये मेथड्स हैं, ये मेथड्स तीनों के तीनों पीरियोडिक वाले सिस्टम में भी हैं और यही तीनों मेथड परपेचुअल वाले सिस्टम में भी फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। और रिक्वायरमेंट क्या आती है? रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारे पास आती है कि आप कॉस्ट मालूम करें। रिक्वायरमेंट 2 आती है आपके पास कि आप एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करें, उसकी कॉस्ट मालूम करें। रिक्वायरमेंट 3 आती है कि आप जीपी ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करें। इस तरह हमारे पास ये कुछ रिक्वायरमेंट्स का पार्ट था और कुछ मेथड और सिस्टम मैंने आप लोगों को बता दिए। हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जहाँ पे हम डायरेक्टली, जहाँ से हमने लास्ट क्लास का लेक्चर छोड़ा था। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिक सिस्टम और उसमें फीफो मेथड को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखें, जो पीरियोडिक सिस्टम और फीफो मेथड है,
इसमें ये कंप्लीट हो चुका। अब आज की क्लास में हम पीरियोडिक सिस्टम ही को और उसके साथ लीफो मेथड और एवरेज मेथड को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज नेक्स्ट में हम चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है। एग्जांपल के तौर पे जनवरी की 1 डेट को आपने परचेज किए 10 यूनिट्स, ठीक है। उस यूनिट्स को मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यूनिट्स को आपको मैं कह रहा हूँ कि ये यूनिट्स हमारे पास असल में कैलकुलेटर है। तो 10 कैलकुलेटर्स आपने परचेज़ किए @रुपीज़ परचेज़ किए। तो परचेज़ करने में जो ख़र्चा होता है कैश आउटफ्लो होता है, उसे कहते हैं कॉस्ट। तो आपकी जो कॉस्ट लगी वो एक पीस पे कैलकुलेटर की @1 पीस, उस पर आपकी एग्जांपल के तौर पे कॉस्ट आ रही है ₹20। सिंपल फिगर को लिया जा रहा है ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो, जो असल मकसद है। कैलकुलेशन यहाँ पे समझाना मकसद नहीं है। नेक्स्ट में हमारे पास है जनवरी की 5th डेट, उसमें आपने दोबारा परचेज़ किए और 5 यूनिट्स कैलकुलेटर्स परचेज़ किए ₹30 ईच। नेक्स्ट में आपके पास जनवरी की 10 आपने सोल्ड किए, सेल्स 12 यूनिट्स ₹. अब आपने सेल आउट किए हैं। जब आप सेल आउट करेंगे, जब आप यूनिट्स को सेल आउट करते हैं तो सेल आउट करने में यूनिट्स को आप जो ख़रीदी हुई आपकी कॉस्ट होती है उससे हायर पे सेल आउट करते हैं ताकि आपको ग्रोस प्रॉफिट मिले, आपकी बचत हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे हाईएस्ट अमाउंट खुद लिखूँगा और वो अमाउंट एग्जांपल के तौर पे है ₹50, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं जनवरी की 25 को आपने दोबारा परचेज़ किया और अब की मरतबा आपने दोबारा 10 यूनिट्स परचेज़ किए, ठीक है। और ये ₹10 अब आपने परचेज़ किए ₹40 ईच। नेक्स्ट पर आते हैं जनवरी 27 सेल्स किया आपने, ठीक है। आपने सेल्स किया आपने यूनिट्स, आपके पास 10 यूनिट्स 15 यूनिट्स आपके पास मौजूद थे। 15 यूनिट्स में से 12 आपने बेच दिए, 3 आपके पास रह गए, 3 में 10 मज़ीद आ गए, 13 हो गए। 13 के बाद आपने 11 सेल आउट किए अब की मरतबा, तो आपने 11 यूनिट सेल आउट कर दिए। ये आपके पास दोबारा मैं इसमें हाईएस्ट अमाउंट लिखूँगा कि आपने दोबारा जो सेल आउट किए वो अब आपने किए ₹100 ईच, ठीक है, क्योंकि सेल्स है तो उसमें अमाउंट मैंने बढ़ा कर लिखी है। अच्छा, ये आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है रिक्वायरमेंट, फिर हम इसे बाद में देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। बहरहाल आम तौर पे जो रिक्वायरमेंट के अंदर आता है आपके पास कि लिखा हुआ होता है कि आप सिस्टम कौन सा यूज़ करें, तो उसमें लिखा हुआ होगा पीरियोडिक या परपेचुअल सिस्टम। हम यहाँ पे इस मरतबा अभी पीरियोडिक को सॉल्व कर रहे हैं। फिर आपके पास लिखा हुआ होगा कि मेथड कौन सा यूज़ करें, तो मेथड में लीफो हम कर चुके हैं, फीफो हम कर चुके हैं। इस मरतबा हमारे पास लीफो वाला मेथड है, ठीक है। और फिर आपके पास कि आपने मालूम क्या करना है। नंबर फर्स्ट में आपने मालूम करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, और नंबर थर्ड पे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं और 2 हमारे पास सिस्टम है, 2 हमारे पास सिस्टम और मेथड की मालूमात है। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट में। देखें, आप जब सबसे ऊपर ABC कंपनी
जो भी कंपनी का नाम होगा। उसके बाद आप लिखेंगे आपके पास मेथड सिस्टम कौन सा है। हम यूज़ कर रहे हैं पीरियोडिक सिस्टम और लीफो मेथड। ठीक है, और अब क्या मालूम कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके जी, अच्छा इसके बाद अब हम इसका टेबल बनाते हैं जिसमें हमारे पास डेट, पार्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, ये आमतौर पे टेबल बनते हैं। अब हम टेबल की तरफ आ रहे हैं कि अब हमने उसे फिल कैसे करना है टेबल को, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कैसे करनी है। एक बात मैं छोटी सी यहाँ पे बताता जाऊँ कि छोटी सी कैलकुलेशन पहले हम खुद करेंगे। वो कैलकुलेशन हमारे पास क्या है कि आप ये बताएं कि आपने सबसे पहले आपके पास इन्वेंट्री, आपके ये बताएं कि आपने टोटल परचेज़ कितने किए यूनिट। तो आपने यूनिट टोटल परचेज़ कितने किए पूरे, अगर चार्ट अगर देखा जाए इसमें, तो आपने सब यूनिट परचेज़ किए 10, 5, 10। तो इन सब को अगर आप प्लस करें तो 10, 5, 10 ये आपके पास यूनिट्स हैं, यूनिट्स। तो टोटल आपके पास जो यूनिट्स हो जाएंगे वो आपके पास 25 यूनिट्स टोटल आपने परचेज़ की। टोटल 25 यूनिट्स आपने परचेज़ किए हैं। अब उसके बाद आप आ जाएं कि आपने 25 में से उसके बाद कितने सेल आउट किए, वो ज़रा सा टोटल माइनस करें तो 12, 11, 23 यूनिट्स। 23 यूनिट्स उसमें से आपने टोटल सोल्ड कर दिए। तो ये आपके पास एक अलग से छोटा सा मैंने चार्ट बना दिया। तो आपके पास आखिर में 2 एंडिंग में रह गए। ठीक है, ये आपके पास यूनिट्स में बात चल रही है। तो इस तरह हमारे पास 2 यूनिट्स आखिर में बाकी रह गए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये जो सोल्ड यूनिट्स लिखे हुए, तो यहाँ पे ये जो सोल्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ 23 यूनिट्स का आंसर आना चाहिए। ठीक है, और जहाँ आपके लिखा हुआ है एंडिंग, तो जो नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन आएगा इसी तरह का चार्ट, उसमें कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करेंगे तो उसमें बकाया 2 यूनिट्स आने चाहिए। ठीक है, देखें ये जो 23 यूनिट्स हैं, 23 यूनिट्स में मुझे ये बताएं कि ये सोल्ड वाले यूनिट्स हैं, हमें इसकी क्या मालूम करनी है, कॉस्ट। और कॉस्ट हमारे पास हमेशा होती है रुपीज़ में। कॉस्ट के मीनिंग होते हैं रुपीज़, अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो यूनिट वाला पार्ट है, कॉलम है, इसमें जो आंसर आएगा वो 23 आएगा, और जो अमाउंट है वो इसकी यहाँ पे रुपीज़ में अमाउंट आंसर आ जाएगी। और हमें असल में ये रिक्वायर्ड है, हमें असल में ये रिक्वायरमेंट मालूम करनी है। चूँकि कॉस्ट दी हुई है तो कॉस्ट इसका आंसर बताएगी, ये कॉलम आंसर बताएगा कॉस्ट का। तो अब हम आगे चलते हैं कि इसमें हमने जो सेल आउट किए वो 23 यूनिट्स किए हैं। तो लीफो मेथड के मुताबिक, लीफो के मीनिंग होते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में अभी पीस आया है, सबसे पहले आप उसी को बेचेंगे। लास्ट में जो इन हुआ है आप पहले उसको आउट करें। ये बताएं कि सबसे हमारे पास जो इन हुए हैं ना, वो एक ये इन हुआ है। ठीक है जी, एक ये इन हुआ है हमारे पास और ये इन हुआ है। अब आउट, उसमें से आउट करें। जब आप आउट करने लगेंगे तो सबसे पहले आपने कितने आउट करने, 11, फिर उसके बाद 12। 11 और 12 मिला के तुम्हारे पास टोटल आउट हो जाएंगे 23। तो 23 टोटल आउट करने, लेकिन लास्ट कौन सा आया था आपके पास, इस डेट वाला। तो लास्ट को पहले आउट करना है। तो आप ये जो लास्ट में आया इसको आउट करने बैठे तो टोटल 23 आपने आउट करने। 23 आउट करने बैठेंगे तो पहले इसे आउट करें, 10 आउट हो गए। तो आपने ये लिखा कि 10 यूनिट्स आउट हो गए जो कि परचेजेस वाले थे। और किस डेट की परचेजेस वाले थे, जनवरी 25 की डेट के परचेजेस वाले थे। और उसके बाद आगे लिख दिया कि वो कितने रुपए के ख़रीदे हुए थे, वो उसकी कीमत ख़रीद थी 40 रुपीज़ ईच। और जब आप आपस में से मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 रुपीज़ ईच को, तो उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 400। तो अब आपने कितने पीस बनाने, 23। फिलहाल अभी हम कितने बना चुके, 10।
उसके बाद फिर आपके पास कौन से इन हुए थे इससे पहले, वो इन हुए थे 5 डेट वाले 5 यूनिट्स। तो आपने लिखा जनवरी 5 परचेजेस 5 पीसेस और एक पीस 30 रुपीज़ का परचेज किया हुआ, ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 150 कितने आउट हो चुके, 10 5 15 आउट हो चुके, और आपने आउट कितने करने, आपने आउट करने 23, तो 15 आउट हो चुके, ठीक है। मज़ीद 8 यूनिट्स और आउट करें। अब इसमें से 8 होंगे क्योंकि ये उसके पहले इन हुआ था। अब इसमें से 8 आउट करें आप, तो आप यह लिखेंगे कि जनवरी 1 परचेजेस और उसमें से 8 यूनिट आउट किया। हालांकि लिखे हुए कितने टोटल 10, लेकिन आपने कितने आउट करने 8। क्यों आपने 8 लेने, 10 आपने नहीं लिए? उसकी वजह ये है कि आपके पास 23 यहीं तक बन रहे, अगर आप 10 लेंगे तो ये 25 बन जाएंगे। और ये 8 यूनिट एक पीस ख़रीदा गया 2 रुपीज़ का, तो ये आपके पास 160 आ गया। यहाँ आप इसे कर लेंगे क्लोज, यहाँ आप इसे कर लेंगे टोटल। ये आपके पास कहलाता है जनवरी 31 की डेट, लास्ट डेट। और सब इससे ज़्यादा अच्छी बात एक ये है कि आप इसे बजाय मैंने जिस तरह लिखा हुआ है कि 25 डेट लिखी, फिर 5 लिखी, फिर 1 लिखी, आप इसे तरतीब से लिखें, ज़्यादा अच्छा है कि जनवरी की 1 डेट, ये सारा डेटा पूरा एक रो आपके सामने जो ये ऊपर आनी चाहिए, इसके बाद ये आनी चाहिए और ये वाली रो लास्ट में आनी चाहिए। इस तरह तरतीब से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सिर्फ डेट वाइज कैलेंडर का ख्याल रखें। तो आपके पास अब टोटल यूनिट्स हो गए 23 और अमाउंट का टोटल करें 4 5 6 600 710, ये आपके पास अमाउंट आ गई रुपीज़ के अंदर। तो हमारे आंसर अब क्या क्या होंगे फर्स्ट वाली रिक्वायरमेंट के। फर्स्ट वाली रिक्वायरमेंट में चूँकि कोस्ट मांगी हुई है तो हमारा आंसर होगा ये वाला, ये कोस्ट है हमारे पास 710, ये हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये कोस्ट है, तो इसे कहते हैं कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। अब मुझे ये बताएं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हमारे पास क्या बच गया। जब हमने 23 यूनिट सेल आउट कर दिए तो लास्ट में एंड में कितने बचे 2 यूनिट्स। इन 2 यूनिट्स के पैसे बताने हैं कि ये कितने रुपए के हमें मिले हैं। तो आप दोबारा इसी तरीके से ABC तीनों हेडिंग्स दें, ABC कंपनी और पीरियोडिक सिस्टम और लीफो मेथड और अब आप मालूम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। अब आपने क्या करना है टेबल में बिल्कुल सेम ऊपर वाली इसी तरीके से आपके पास हेडिंग्स हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। अच्छा, अब आप बताएं कि जो आखिर में आपके पास 2 यूनिट्स हैं तो यहाँ लिखा हुआ है एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग इन्वेंट्री में हमारे पास सिर्फ 2 पीस बचे हुए हैं। एंडिंग इन्वेंट्री में उन 2 पीस की हमें बतानी है कोस्ट। कोस्ट कहते हैं जो अमाउंट में आए और रुपीज़ में आए, और वो हमारे पास ये वाला रिक्वायर्ड है, हमारे पास ये रुपीज़ में आएगी। तो असल में इसका जो आंसर होगा वो हमारी रिक्वायरमेंट है असल। तो अब हम जाते हैं कि किस तरीके से मालूम करें। मुझे बताएं कि जब हम सेल आउट करने गए तो हमने सबसे पहले इसे सेल आउट किया, उसके बाद हमने सबसे पहले इसे सेल आउट किया जो इन हुआ था, उसके बाद इसे सेल आउट किया। इसे सेल आउट करने गए तो 8 पीस सेल आउट हो गए, 2 पीस रह गए। ये 2 पीस वही हैं जो हमें यहाँ लिखने हैं एंडिंग में। तो हम लिखेंगे यहाँ कि जनवरी की 1 तारीख की जो परचेज़ के आपके पास कैलकुलेटर हैं वो आपके पास 2 पीस बच गए। वो 2 पीस, एक पीस 20 रुपीज़ का परचेज़ किया हुआ है, ये आपके पास 40 रुपीज़ के हो गए। ये आपने फ़ौरन डायरेक्टली डेट लिखकर जनवरी 31 और आपने इसे कर दिया
टोटल, ये आपके पास 2 यूनिट्स और 40 रुपीज़, ये आपके पास आंसर है रुपीज़। तो इस तरह हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मालूम होता है? ग्रॉस प्रॉफिट के लिए लास्ट क्लास का फार्मूला थोड़ा सा जहन में रखिएगा, रिवाइज कर लें। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला है कि आप अगर सेल्स में से माइनस कर लें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो आपके पास जो बच जाता है वो ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर बचता है। आइए हम मालूम करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। आपके सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर 710 ये मौजूद है। आए फिर सेल्स मालूम करें तो दोनों को आपस में माइनस कर सकें। सेल्स का तरीकाकार आपके पास सेल्स आपके पास नंबर फर्स्ट सेल्स परचेज सेल्स। सबसे पहली एक सेल हुई है जनवरी 10 और कितने पीसेस 12, और एक पीस कितने रुपए का सेल आउट किया आपने 50 रुपीज़ का। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसमें आप इसे मल्टीप्लाई करें तो 500 600 रुपीज़ ये आ गए। और उसके बाद फिर आपने मज़ीद उसके बाद सेल आउट क्या की 27 को 11 यूनिट, जनवरी 27 को 11 पीसेस सेल आउट किए। एक पीस आपने सेल आउट किया 100 रुपीज़ का, आपके पास अमाउंट आ गई 1100। अच्छा, आप इसका टोटल करें तो आपके पास 1700 टोटल आ गए। ये आपके पास कहलाती है टोटल सेल्स। अब ये टोटल सेल है, अभी मैंने फार्मूला आपको बताया कि अगर आप ये जो टोटल सेल है आप अगर सेल्स लिखें और वो आपके पास आ रही है 1700, उसमें से माइनस कर लें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो आपके पास 710 है। तो आपके पास इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, आपके पास आंसर आ रहा है 990 रुपीज़। ये आपके पास आंसर आ रहा है 700 माइनस हुए 1000, उसके बाद 10 रुपीज़। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट थर्ड वाला आंसर है हमारे पास। तो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट नंबर 1, पहली रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड नंबर 1। रिक्वायरमेंट नंबर 2 कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, रिक्वायर्ड नंबर 2। नंबर 3 ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आपके पास रिक्वायरमेंट नंबर 3। इस तरीके से ये वाला लीफो मेथड हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक बात आपने जो याद रखनी है कि क्वेश्चन अगर चेंज होके आता है तो क्वेश्चन चेंज होके इस तरह आ सकता है कि ये जो आपके पास सेल्स के यूनिट दिए हुए हैं ना, ये आपके पास ना दिए हुए हों। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि फिर आप क्या दिया हुआ होगा उसकी जगह पे अगर ये नहीं दिया हुआ होगा ना, तो फ़र्ज़ करने के इसे मैं हाइड कर रहा हूँ, ये आपके पास और ये आपके पास मौजूद नहीं है। ठीक है, अब अगर ये मौजूद नहीं है तो आप क्या करें, कैसे पता चलेगा कितने बिक गए कितने बच गए? तो उसके लिए आपको लास्ट में एक नोट दिया हुआ होगा, क्वेश्चन के लास्ट में एक नोट लिखा हुआ होगा कि एंडिंग इन्वेंट्री कंसिस्ट 2 यूनिट्स। एंडिंग इन्वेंट्री में 2 पीस बच गए, फिर आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि बिके कितने होंगे, उसके लिए ये छोटा सा चार्ट बना देना। और अगर बाज़ मरतबा इसकी जगह पे कि एंडिंग इन्वेंट्री में 2 पीस बच गए, इसकी जगह पे बाज़ मरतबा यूँ भी लिखा हुआ आ सकता है कि टोटल सोल्ड यूनिट्स आर 23। तो इसका मतलब उसने टोटल यूनिट सोल्ड दे दी, एंडिंग खुद मालूम कर लेना ये वाला चार्ट बना के। तो ये वाला चार्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोनों तरीके से सवाल इस तरह दिया जाए या सवाल में सिर्फ डायरेक्टली नोट लिखकर आपको एक लाइन में एंडिंग या फिर सोल्ड दे दिया जाए। बहरहाल ये आपके पास इस तरीके से था, मैं इसे रफ़ करके दोबारा से सवाल को ओरिजिनल शक्ल में लिख रहा हूँ। हमारे पास जनवरी की 10 और जनवरी की 27 को सेल्स
यहाँ भी हमारे पास सेल्स, यहाँ 10 यूनिट और यहाँ 11 यूनिट सोल्ड हुए थे एट दी रेट ₹50 ईच, एट दी रेट ₹100 ईच। ये ओरिजिनल सवाल था, ठीक है। मैंने इसे दोबारा इस वजह से लिख दिया ताकि हमारा इसके बाद वाला जो मेथड है, लीफो के बाद एवरेज मेथड है, उसको इसी पर मैं क्वेश्चन को कर सकूं, दोबारा क्वेश्चन कॉपी ना करना पड़े। बहरहाल एक बात जो आपने याद रखनी है कि इसमें लीफो के बजाय अगर फीफो मेथड के लिए वो कहता ना, तो फीफो मेथड के लिए अगर कहते तो ये जो 10 और 11 मिलाकर आपके पास, इसे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, ये हमारे पास 12 यूनिट थे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको वो ये कहता कि आप लीफो के बजाय फीफो मेथड को अप्लाई करें, तो ये जो 12 और 11 23 बन रहा है ना, इस 23 को बजाय यहाँ से आप लिखने के, यहाँ आप ऊपर से 23 लिखते, 23 यहाँ से बनाते, जहाँ 23 बनते वहाँ रुक जाते आप। तो लीफो और फीफो मेथड में सिर्फ ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है पहले यही मालूम की जाती है, इसका ही इनिशिएट कहाँ से लेना है। लीफो मेथड है तो यहाँ से लेना है, फीफो मेथड है तो वहाँ से लेना है। एवरेज मेथड में फिर क्या करते हैं वो इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं। देखें, अगर मैं क्वेश्चन यही रहने दूं और क्वेश्चन में हम यहाँ लिख दें एवरेज मेथड, पीरियोडिक सिस्टम, एवरेज मेथड, और इसी तरीके से तीनों चीज़ें आपने मालूम करनी है। सेल के लिए ये जो टोटल सेल मालूम की है, इसे मैं इसी तरह रहने दे रहा हूँ, ये नेक्स्ट में हमें काम आएगी, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो मालूम किया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट का तरीका यही है, इसे दोबारा से हम 3 लाइनों को दोबारा लिखेंगे। ये चार्ट हमें अभी काम नहीं आएगा, दोबारा से इस चार्ट को प्रॉपर इस मेथड के लिए बनाना पड़ेगा, तो इसे यहाँ से रफ़ कर लें। और ये जो चार्ट है इसमें एवरेज वाले मेथड में ये काम के नहीं है, ये सिर्फ लीफो और फीफो मेथड में काम के होते हैं, तो इसे हम यहाँ से रफ़ कर लें। एक अलग से चार्ट बनता है, अलग से टेबल बनता है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो जो गिवन होती है वो वहाँ लिख दी जाती है। देखिए जी, कंपनी नेम, पीरियोडिक सिस्टम, और उसके बाद एवरेज मेथड। आप एक चार्ट बनाएंगे जिसमें आप जितनी भी परचेजेज हैं उन तमाम को वहाँ जमा करेंगे ताकि एवरेज प्राइस मालूम हो सके, एवरेज कॉस्ट मालूम हो सके। सबसे पहले डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, और उसके बाद रेट, उसके बाद एक कॉलम यूनिट, रेट, अमाउंट। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी एडिशन हो सकता है कि इस तरीके से पेपर में पूछा जाए आपको कि आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि ये जो आपके पास परचेजेस सेल है, इसमें आपके पास हो सकता था कि ये अगर जनवरी का है तो इससे पहले वाला जो दिसंबर है, जो गुजर चुका महीना, उसमें कुछ यूनिट बच गए थे, तो वो भी यहाँ पे लिखे हुए आमतौर पे आते हैं। उसे हम कहते हैं कि जनवरी की फर्स्ट डेट, और उसे इन्वेंट्री के नाम से लिखा जाता है। उसे परचेजेस की तरह ही मानो आप कि वो भी हमारे पास इन हुए, लेकिन वो पिछले पीरियड से इन हुए, तो इस वजह से उसे हम इन्वेंट्री का नाम दे रहे। परचेजेस अभी इसी महीने में इन हुए, बहरहाल वो इसी तरह ट्रीट किए जाते हैं जिस तरह से परचेजेस लिखा हुआ है। तो इन्वेंट्री हो सकता है दी हुई हो, फर्स्ट डेट लिखी हुई होती है, फिर उसमें कितने यूनिट हैं और उसके भी आपको इसी तरह से रेट दिया जाता है। तो वो आपको बिल्कुल सेम इस तरीके से सिर्फ इन्वेंट्री का नाम दिया हुआ होगा। तो वो अगर दिया हुआ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन हमने किया नहीं है, हमने वो क्वेश्चन वही किया है, ऐसे समझें आप कि ये इन्वेंट्री है, तो ऐसे दिया जा सकता है, ठीक है। बहरहाल तो आपके पास यहाँ पे एवरेज वाला मेथड, आपने सबसे पहले यहाँ जनवरी की डेट परचेज़ किया, आपने फर्स्ट टाइम कब परचेज़ किए कैलकुलेटर, आपने 10 कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर 20 रुपये के हिसाब से, और पैसे देकर आए दुकानदार को 200 रुपये, ये आपने ख़रीद लिए। फिर उसके बाद जनवरी की 5 तारीख को आपने दोबारा परचेज़ किए
कितने कैलकुलेटर? 5, और एक कैलकुलेटर कितने का? ₹30 का, और मल्टीप्लाई किया आपने तो 150 रुपये आपके मज़ीद चले गए एक मरतबा और। इसी तरीके से आपने एक मरतबा और परचेज़ किया जनवरी 25 को परचेज़, और 10 कैलकुलेटर्स, एक कैलकुलेटर आपने परचेज़ किया ₹40 का, तो ये आपके पास 400 रुपये आप बिल देकर आए। अब आप ये बताएं कि आपके पास ये जो टोटल कैलकुलेटर आए 25 कैलकुलेटर्स, इसके पीछे पैसे आपके कितने खर्च हुए इस टोटल कैलकुलेटर में? आपके पास इस टोटल कैलकुलेटर को ख़रीदने के लिए आपके पास पैसे ये वाले टोटल खर्च हुए। ये कितने पैसे बनते हैं? 4, 5, 6, 7, 750 रुपीज़। तो 750 रुपये आपके टोटल पैसे खर्च हुए 25 कैलकुलेटर के लिए। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 25 कैलकुलेटर का रेट सेम है? नहीं, मैं गलत हो जाऊँगा। 25 कैलकुलेटर में 10 का रेट ये है, 5 का रेट ये है, आगे बाद में ख़रीदे हुए 10 का रेट ये है, तो रेट अलग अलग हो सकते हैं हर एक के, ठीक है। तो हमें बहरहाल अगर हम रेट को अलग अलग ही रखते हैं और रेट को अलग अलग रख के उसको उसी की बुनियाद पे अगर अलग अलग बनाते हैं तो वो फीफो लीफो मेथड हो जाता है। और अगर हम रेट को छोड़ दें कि पहले कौन सा आया था बाद में कौन सा आया, जैसे मिसाल के तौर पे पेट्रोल है, पेट्रोल अगर आपने पहले और बाद में ख़रीदा तो वो मिक्सअप हो गया, क्या आप उसे अलग अलग कर सकते हैं? कि मिसाल के तौर पे अगर आप पेट्रोल पंप के मालिक हैं तो आप ये कहें कि मैंने 60 रुपये लीटर पे जो पेट्रोल ख़रीदा था वो ये रखा हुआ, ठीक है, और उसमें फिर 65 रुपये लीटर पे जो आपने ख़रीदा वो मिक्स कर दिया, क्या आप उसको दोबारा अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसी तमाम चीज़ें जिसमें आप मिक्सअप करने के बाद उसको फिर एक ही रेट पे सेल आउट करते हैं, नए और पुराने को मिलाकर, वो आपके पास एवरेज वाले मेथड की एग्जांपल है। तो ये हमारे पास एवरेज वाला मेथड है। तो एवरेज वाले मेथड में आप क्या करते हैं? एवरेज वाले मेथड में आप अमाउंट का टोटल मालूम करते हैं, यूनिट्स का टोटल मालूम करते हैं, पहला काम। फिर उसके बाद आप मालूम करते हैं एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट क्या है हमारे पास? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। जब आप इसे डिवाइड करेंगे आपस में तो आपके पास टोटल अमाउंट आ रही है ₹750 और 25 आपके पास टोटल पीसेस आ रहे हैं, ठीक है। आप इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आपके पास आंसर आ रहा है 25 और ये 30 आपके पास आंसर आ रहा है 30। ये जो 30 रुपीज़ आ रहे हैं इसे कहा जाएगा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। ये हमारी यहाँ तक की कैलकुलेशन है, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन में हमने यहाँ एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हमने लिख दिया, ठीक है। अब अगर आपके पास, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे मैथमेटिक का या स्टेटिस्टिक्स के भी एक एवरेजेस का चैप्टर है, उसका थोड़ा सा एक हवाला देते हुए एक बात यहाँ बताता हुआ जाऊँ कि आपके पास यहाँ 20 रुपीज़ रेट था, यहाँ हमारे पास ये जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आया है ना, ये असल में एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ये 30 रुपीज़ असल में रेट आया है कि एक पीस हमने एवरेज औसतन इतने रुपए का ख़रीदा हुआ है। अब आप जब सेल आउट करेंगे ना सारे यूनिट्स को, तो आप जब सेल आउट करने जाएंगे तो आपने एक पीस 30 रुपये से ज़्यादा का ही बेचना है, वरना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे समझना है कि आपने हर पीस 30 रुपये का ख़रीदा हुआ है, हालांकि ख़रीदा आपने उससे महंगा भी है लेकिन उससे सस्ता भी ख़रीदा है, आपने सब के रेट लगा दिए कि ऐसे समझो कि अब हर पीस जो है वो 30 रुपये का आपने ख़रीदा हुआ है। एक बात एवरेज में याद रखें कि आप मैथमेटिक्स में और स्टेटिस्टिक्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप स्टेटिस्टिक्स में आप सेंट्रल टेंडेंसी के लिए इसे यूज़ करते हैं एवरेज को, अर्थमेटिक मीन को। तो ये जो आपके पास मीन का फार्मूला है ना, कि आप टोटल को इससे डिवाइड करें नंबर से, ये आपके पास वही फार्मूला है कि टोटल, अगर आप वेटेड वाला फार्मूला यूज़ करें ना अर्थमेटिक मीन का, तो ये यही फार्मूला बनता है कि आप इसमें से इसे डिवाइड करें तो आपके पास ये रेट आ गया 30 रुपीज़ का। एक एवरेज का डिसएडवांटेज ये है कि जब कभी भी यहाँ पे 20, 30 और 40 आ रहा है, अगर अचानक से कोई वैल्यू बहुत बड़ी उसमें डाल दी जाए, तो एग्जांपल के तौर पे अगर 20, 30 और ये 400 होता
तो फिर आंसर अचानक से बहुत ही ज़्यादा आ जाता। और अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये 40, 30 और ये 0 होता या 1 होता तो बहुत छोटी कोई एक वैल्यू भी आती तो वो इन्फ्लुएंस करती है और वो जो है उसकी वजह से आंसर जो हमारा आता वो बिल्कुल और इन दोनों से बहुत छोटा आ जाता। तो अगर कोई भी एक एक्सट्रीम वैल्यू उसमें शामिल हो जाती है ना डेटा में, तो उसकी वजह से जो आपका एवरेज होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी तरफ उसकी टेंडेंसी चली जाती है। तो यहाँ हमारे पास एवरेज में 30 रुपीज़ आ गया। 30 रुपीज़ इस तरह आया कि 20 और 40 अगर आप इसका चार्ट बनाएंगे, टेबल या टाइम लाइन बनाएंगे, तो उसमें आप इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों इस 30 से सेम डिस्टेंस पर हैं, 10 यूनिट्स के। इस वजह से इसका आंसर आ गया 30। ठीक है, तो एवरेज आपके पास ये अमाउंट आ गई। अब आपने क्या मालूम करना था? नंबर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू, नंबर सेकंड क्या मालूम करना था? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री नंबर थर्ड क्या मालूम करना था? ग्रॉस प्रॉफिट। फर्स्ट में आपके पास है एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपके पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आप ये बताएं कि यूनिट्स सोल्ड कितने, ये आप इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यूनिट सोल्ड कितने, आपने कितने यूनिट सेल आउट किए। यहाँ आपके पास एक, अगर डायरेक्टली आप इसे प्लस करें, कैलकुलेट करें, तो आपके पास 12 और 11 23 यूनिट्स आपने सेल आउट किए हैं। आप ये लिख सकते हैं कि हमने 23 यूनिट सेल आउट किए हैं। फिर उसके बाद आप उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये यूनिट्स या कैलकुलेटर्स हैं। आप उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किस से मल्टीप्लाई करें? आप इसे मल्टीप्लाई करें एवरेज कॉस्ट से, और एवरेज कॉस्ट हमारे पास क्या आंसर आया है? ₹30। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास ये आंसर आ गया। अब इसको 23 को आप 30 से डायरेक्टली सिर्फ मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ रहा है 690। और उसके बाद नेक्स्ट पर आएँ तो अब आप ये बताएं कि एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर दोबारा यही फार्मूला, यूनिट्स सोल्ड था। अब यहाँ लिखे यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री, और उसके बाद आप उसे मल्टीप्लाई कर लें, जैसे मल्टीप्लाई किया एवरेज कॉस्ट से। तो यूनिट इन एंडिंग इन्वेंट्री, आपके पास कितने यूनिट है एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर? यहाँ आपके पास अगर एंडिंग इन्वेंट्री में देखें तो 25 यूनिट थे, उसमें से 23 सेल आउट कर लिए, तो आपके पास 2 यूनिट बच गए। उसको मल्टीप्लाई कर लें एवरेज कॉस्ट 30 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 60। अच्छा, एक बात अब आपने याद रखनी है कि यहाँ भी कौन सा रेट यूज़ हुआ? 30। यहाँ भी कौन सा रेट यूज़ हुआ? 30। तो दोनों जगह पे 30 वाला रेट आपने यूज़ किया है, जो आपके पास एवरेज वाली कॉस्ट आई थी, तो एवरेज वाली कॉस्ट ही दोनों में यूज़ होगी। अच्छा, इसे करने के बाद ये आपके पास आंसर आ गया। एक आंसर की छोटी सी और बात मैं यहाँ बताता हूँ, जब वेरिफिकेशन है क्वेश्चन सही किया है या नहीं। आपके पास यहाँ टोटल अमाउंट कितनी आ रही है? 750। ये 750 कितने पीसेस की है? 25 पीसेस की है। तो 25 पीसेस की अमाउंट आ रही है, 25 कैलकुलेटर्स की कॉस्ट आ रही है आपके पास ₹750। ओके, अब यहाँ जब हमने सोल्यूशन किया ना, तो सोल्यूशन में एक मरतबा 23 की कितनी अमाउंट आई? 690, और एंडिंग की कितनी आई? 60। ये जो 2 आंसर आए हमारे पास, इन दोनों को भी अगर आप जमा करेंगे ना तो ये उतने ही बनने चाहिए 750। क्यों 750 बनने चाहिए? क्योंकि ये कितने पीसेज हैं? 23, और ये कितने पीसेज हैं? 2। 23 और 2 पीसेस कितने हो गए? 25, और अमाउंट भी उनकी मिलाएं तो वही होनी चाहिए। इसका मतलब हो गया कि आपने इसे और इसे कहते हैं आप इन्वेंट्री, ठीक है, इसे कहते हैं आप इन्वेंट्री। ये आपके पास यूनिट में
और इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये आपके पास रुपीज़ में। इस इन्वेंट्री को दो पार्ट में आपने बांट दिया, एक कहलाती है सोल्ड वाली, एक कहलाती है अनसोल्ड। सोल्ड वाली में ज़रा तादाद बताएं, 23 यूनिट्स हैं, ठीक है। और वो कितने रुपए के, फिर अगर इसके पैसे देखे जाएं 30 से मल्टीप्लाई करके तो कितने पैसे बनते हैं, 690। और इसमें कितने पीसेज हैं जो आप अभी तक सेल आउट नहीं कर सके, 2 यूनिट्स। एक कितने का ख़रीदा हुआ है, 30 रुपीज़ का, और इसे आप करेंगे तो ये बन जाएगा 60। इन दोनों को अगर आप प्लस कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 750, जो कि आपके पास यहाँ मौजूद है। चूँकि ये आपके पास 23 और 2 है, मिलाकर ये आपके पास 25 ये वाला मौजूद है। तो इसी वजह से इनके पैसे भी मिलाकर 750 है। ये वेरिफिकेशन का तरीका, ये वेरिफिकेशन का तरीका हमारे पास एवरेज में भी काम आएगा। मैंने सिर्फ एवरेज में बताया है, ये लीफो में भी काम आएगा आपको, फीफो में भी काम आएगा। ये तीनों मेथड्स में आपको काम आ सकता है। अच्छा, बहरहाल हम चल रहे थे कि ये एक रिक्वायरमेंट हमारी हो गई, सेकेंड रिक्वायरमेंट हो गई। अब आते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ। थर्ड रिक्वायरमेंट में मालूम करना है ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट में आपके पास फार्मूला ग्रोस प्रॉफिट का क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब टोटल सेल कितनी थी, मैंने वहाँ रिमूव नहीं किया, यहाँ हमें काम आती है वो। टोटल सेल हमारे पास आपने 1250 के बेचे थे, 11 यूनिट्स आपने 100 के बेचे थे, मिला के आपके पास 1700 की सेल हुई। 1700 आप यहाँ लिखेंगे कि आपने 1700 रुपये कमाए। याद रखें, ग्रोस प्रॉफिट में जो सेल्स आ रहा है ना, वो हमारे पास होता है रेवेन्यू, ठीक है, आमदनी। तो आपने 1700 कमाए। उस 1700 को कमाने के लिए कैलकुलेटर आपने बेचे ना, कितने कैलकुलेटर बेचे, 23 कैलकुलेटर बेचने के बाद इतना पैसा हाथ में आया। तो 23 कैलकुलेटर आपने भी तो कहीं बनाए होंगे, कहीं से ख़रीदे होंगे, लिए होंगे ना, उस पर आपका कितना खर्च हुआ, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर हमारे पास 690 आया हुआ है। 690 रुपीज़ को इसमें से माइनस कर दें, ये आपके पास ग्रोस प्रॉफिट बच जाएगा। 690 रुपीज़ को 600 को माइनस करें तो आपके पास 1100, और 90s को और मालूम माइनस कर लें तो आपके पास 1010 रुपीज़ बच रहे हैं। ये आपके पास आंसर आ रहा है। अब एक बात आपने याद रखनी है, इससे पहले यही क्वेश्चन हमने लीफो मेथड से किया था। उसमें हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट कितना आ रहा था, 990 रुपीज़ आ रहा था, और यहाँ हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो एवरेज में ग्रोस प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। और लीफो मेथड में इससे पहले जो किया उसमें थोड़ा सा इसके मुकाबले में कम आ रहा था हमारे पास। और अगर आप उसकी इसी क्वेश्चन को फीफो के मुताबिक करेंगे तो उसमें चेंज आएगा। तीनों मेथड से करने के बाद एक कंसोलिडेटेड इस तरीके की फीफो, लीफो, एवरेज, इस तरीके की एक इनकम स्टेटमेंट बनती है, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कह दें इसको। कंपैरेटिव ही नाम देते हैं, बल्कि कंसोलिडेटेड नहीं है। आप यहाँ लिखते हैं सेल्स, जो कि तीनों में सेम आएगी, 1700 माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, वो तीनों में अलग अलग होती है। तो तीनों की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग अलग होगी, जब वो माइनस कर लेंगे तो बच जाएगा, वो कहलाता है ग्रोस प्रॉफिट। तीनों का ग्रोस प्रॉफिट अलग अलग आएगा। फिलहाल यहाँ 990 और यहाँ पे हमारे पास 1010, इसी तरह यहाँ भी कुछ आएगा। तो ये आपके पास कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनती है। ये हमने आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास याद रखिएगा कि पीरियोडिक वाले सिस्टम में एवरेज तक हम पहुंच गए हैं। इसके नेक्स्ट सेशन में हम परपेचुअल वाला सिस्टम स्टार्ट करेंगे। उसमें भी हमारे पास तीनों मेथड हम यूज़ करेंगे, फीफो, लीफो और एवरेज। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और लेक्चर को सुनते रहिएगा।